नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर के इस्तेमाल के बाद अब पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण तोड़ने की तैयारी है। हालांकि ध्रुवीकरण के बावजूद बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन चुनावी राज्य में हिंदुत्व का कार्ड जोर शोर से खेला जा रहा है। विपक्ष ध्रुवीकरण के मसले पर एकजुट हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी को होगा फायदा या फिर ये दांव पड़ेगा भारी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का गेट गिराकर मंदिर के सामने जाकर नतमस्तक हो गए थे। अदालत ने 2 हफ्ते तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने ध्रुवीकरण के लिए बड़ी योजना बनाई है। फिलहाल तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूर्वी और दक्षिणी नगर निगम के महापौर और आयुक्तों को लिखे पत्र को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आदेश गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र दिलाने में मदद कर रहे हैं। जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उन दंगाइयों को, उन अतिक्रमण करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, देश के सोकाल्ड सेकुलर दल सक्रिय हुए हैं, वो देश पूरा देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जयंती के वक्त जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद आदेश गुप्ता ने इसी तरह का पत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को लिखा था, जिसके बाद वहां बुलडोजर चलाया गया। लेकिन ध्रुवीकरण के माहौल में कांग्रेस मुसलमानों के साथ खड़े होने का नफा नुकसान तौलने में लगी रही। वहीं वामपंथी सीपीएम की नेता वृंदा करात ने मौके पर पहुंचकर बाजी मार ली। I have come here, seen with my own eyes, demolition going on. That is why I am here, to ensure the implementation of Supreme Court orders, because my lawyer was one of those who mentioned before the CJI today, and we have got a status quo order. I am here to ensure that already the law has been bulldozed, constitution has been bulldozed by illegal demolitions. At least the Supreme Court and its order should not be bulldozed. दरअसल मुस्लिमों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर उन पर की जा रही ज्यादतियों को सही ठहराने की सियासत हो रही है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि मुसलमान उनको किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे, लेकिन उनके मकान दुकान गिराने से हिंदू बहुत खुश होंगे और उनका ध्रुवीकरण होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी को दंगा पार्टी कहती है, तो आपका कहना है कि दंगों से बीजेपी का फायदा होता है। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी, केवल गुंडाई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगाई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगाई और गुंडाई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संपत्ति पर कार्रवाई जारी है। नाहिद हसन समेत कई मुस्लिम नेताओं के दिलों में बुलडोजर का खौफ बैठ गया है। सपा विधायक शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप ढहा दिया गया। जब आजम खान समेत मुस्लिम नेताओं की नाराजगी बढ़ गई, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी खुलकर बुलडोजर के खिलाफ सामने आना पड़ा। जहां आप लगातार एक जाति को देख करके, धर्म को देख करके, आज हो सकता है मुसलमानों पर चला रहे हो, इस तरीके का न्याय कर रहे हो, कल मान लो बौद्ध हैं, परसों जैन हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जानबूझ करके सरकार बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटा करके बुलडोजर चला रही है। हालांकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं,
पिछड़ी जातियों के जो नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, उनकी अवैध संपत्तियों की तलाश कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी से सपा में आए पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की पुत्रवधू का घर ढहा दिया गया। तो खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के निशाने पर बताए जाते हैं। दरअसल यूपी चुनाव में 2017 के मुकाबले कम सीटें हासिल होने पर चुनावी विश्लेषण प्रदेश बीजेपी ने पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। इसमें पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि पिछड़ी जातियों से जुड़े राजनीतिक दलों का वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इन पार्टियों में अपना दल और निषाद पार्टी भी शामिल है। वहीं मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मिलने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बीजेपी ने साफ माना है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों के बीजेपी में ट्रांसफर होने से पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। जाहिर है कि अपना स्थायी वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी धर्म और जाति दोनों का अधिकतम ध्रुवीकरण करना चाहती है। जहां भी अतिक्रमण है, ये एक मशीन है जो उस अतिक्रमण को गिराती है। और मुझे लगता है देश में जो भी अतिक्रमणकारी अपराधी हैं, उन्हें मशीन से ज्यादा नेतृत्व से डरना चाहिए कि अगर ईमानदार नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की तरह होगा तो अतिक्रमण अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ये भाजपा को न संविधान में विश्वास है, न न्यायपालिका में विश्वास है। जिस तरीके से पूरे देश में असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पे हो रहा है, हम समझते हैं वो निंदनीय है। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि देश में 50% मतदाताओं ने बीजेपी के हिंदुत्व को खारिज कर दिया है, लेकिन बाकी 50% वोट जातियों में बटा हुआ है या फिर स्विंग वोटर है। इन वोटरों में वो वर्ग भी शामिल है जो वोट देता ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपने 50% वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति से देश में स्थायी रूप से बहुसंख्यवाद स्थापित होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं सर्वसमावेशी राजनीति की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो चली है। धर्म की राजनीति करने वाले दलों को छोड़कर सभी मध्यम वर्गीय पार्टियों के नेताओं को चंदन त्रिपुंड पोतना पड़ रहा है और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर मुंह सिलना पड़ रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे ही है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र देकर वो कहीं ना कहीं नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मदद कर रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कर ही रहे हैं। इनके अरविंद जी के परम पावन पवित्र मित्र जो है, पत्रकार से नेता, नेता से पत्रकार, आशुतोष जी ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट अगर निकाल के आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा कि अरविंद जो है जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन में अपने आप को पीछे जा रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या के खिलाफ ऑर्डर देता है। देश में CA संविधान है जो इस तरह के किसी भी नागरिक का, विदेशी नागरिक का हमारे देश होने का मतलब है कि कानून का अवहेलना है, कानून का उल्लंघन है। सवाल ये है कि ऐसे में एक पार्टी जो है उनके साथ खड़ी है, तो कारण क्या है? देश के लोगों को समझना चाहिए, दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए कि ये देश के लिए इनका ये छद्म राष्ट्रवाद, ये छद्म सोच इनकी, ये देश को और दिल्ली को कहाँ लेके जाएगी? आप देखिए, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे पास तो दिल्ली पुलिस नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या मतलब हुआ? वहां और लोग अमन चमन जिनके पास कुछ नहीं है वो सब जा रहे हैं। दूसरा कि जिस तरह से ये सारे लोग मिलके कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलमानों पे जो है वो जाति करने के लिए जो है सारा प्रयास जो है बीजेपी है, और बीजेपी में MCD चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रही है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अंसार को भी छोड़ दो, नाहिद हसन को भी छोड़ दो, फिर वो आजमगढ़ के आतंकवादी थे
ये तमाम लोग हैं। जब मुसलमानों के ही नाम पर इस देश में संविधान और विधान और कानून को नहीं मानना है और इन लोगों को लेकिन ये एतराज तो है, सर आरोप कहना। आप लोगों पे लग रहे हैं कि आप लोग संविधान और कानून को नहीं मान रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर को मान कैसे? रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि सड़कों पे अगर अतिक्रमण है, सड़कों पे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उसको अगर हटा देना, ये क्या संविधान का अपमान है? सुप्रीम लेकिन सर कोर्ट ने हटाना तो 40 एक साल तरीके से हटाना होता है ना सर। इससे पहले भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे पहले नोटिस अरे! दिया जाता है, उससे पहले बताया जाता है जी इसको तोड़ा जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हाँ, तो हुआ। पांच- यहाँ पे तो नहीं, दंगे हुए, उसके बाद बुलडोजर चल गया। नहीं। पहली बात तो इस दंगे को विफल किया गया। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए कहीं साधुवाद देना चाहिए, उनका हमें आभार व्यक्त करना है। नहीं तो यहाँ लाश पिस जाती। जिस तरह से प्लानिंग थी, अरविंद केजरीवाल जी का जो एक मंसूबा था जिसमें वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि उनका ना आने इस बात का इंगित करता है। दूसरी बात यह है कि 5 बार नोटिस दिया गया। तीसरी बात यह है कि अगर सर यही किसको इसी बात नोटिस दिया गया? नोटिस जो वहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट था उनको। सर वो तो कह रहे कोई सड़कों पे नोटिस उनके दुकान पास बैठे नहीं हुए थे। आया। वो तो कह रहे कोई अरे नहीं, नोटिस नहीं। उनके पास नहीं आया। अरे और नया आप जी, जो मैं कह कह रहे रहा हैं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि जो मंशा थी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, घनेंद्र जी, वो नाकाम हो गई कोशिशें। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, ये कह रहे हैं आप लोग करा रहे थे, हमने तो नाकाम करवा दिया उसे। देखिए ज्योति जी, महेश जी को मैंने सुना चाहता हूँ। 1947 से लेकर 2016 तक देश में 1100 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये मेरा डाटा नहीं, अमित शाह साहब का डाटा जो उन्होंने पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करा, पार्लियामेंट की टेबल पर रखा। और 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल में 4000 सांप्रदायिक दंगे हुए इस देश में। 4 साल में 4000। 1947 से 2016 तक 1100 और 2016 से लेके 2022 तक 20 तक 4 साल में 4000 दंगे। 4 साल में 4000 दंगे अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद हुए। अब देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है कि इस देश में दंगे करवाने से किसको फायदा होता है। वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनकी सरकारें जा रही हैं, सरकार बनानी है, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने दंगों करवा के लाशों पे सरकारें बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और देश में जब जब सांप्रदायिक दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए। भारतीय जनता पार्टी को दंगा पॉलिटिक्स सूट करती है। 2020 में जो दिल्ली के दंगे हुए, मैं नहीं कह रहा, उस टाइम दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुरलीधरन ने बाकायदा अपनी कोर्ट में कहा कि दिल्ली दंगों के अंदर अगर किसी ने आग में पेट्रोल डालने का काम करा तो उसका नाम था कपिल मिश्रा, उसका नाम था अनुराग ठाकुर, उसका नाम था परवेश वर्मा, उसका नाम था अभय वर्मा। इन लोगों ने पब्लिकली लोगों को उकसाया, लोगों को प्रोवोक करा कि वो जाके इस तरीके के दंगे करें। तो ये दिल्ली का 2020 का दंगा हो, चाहे ये अभी 22 में जो कल परसों 4 दिन पहले झड़प हुई है जहांगीरपुरी वाली, इसमें भी जो अंसार नाम का व्यक्ति है वो मीनाक्षी लेखी का भी करीबी है, वो मनोज तिवारी का भी करीबी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का करीबी है, सबने देखा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट अगर आप जांच कराओगे, इसकी इंडिपेंडेंट प्रोब हो जाए किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सही नई संस्कृति डेवलप करी है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे, कुछ लफंगे, कुछ मवाली घुसने की कोशिश करते हैं, वहां पे आक्रमण करते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते, लेकिन मौजूदा सरकार उसे रोकने में नाकाम साबित हो जाती है। अभी महेश जी कह रहे हैं, देखिए वो तो दिल्ली पुलिस की कामयाबी होगी या फिर उनको हमें हेड्स ऑफ करना चाहिए कि उन्होंने वो दंगों को भड़कने से पहले रोक दिया, कंट्रोल कर दिया। नया मैं 20 सेकंड लूंगा, बस आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं कह रहा था कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लफंगे, कुछ मवाली, कुछ गुंडे वहां पे जाते हैं और मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आक्रमण करते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, बूम बैरियर्स तोड़ते हैं, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे कालिक पोतते हैं। और जब वो जेल से निकल के आते हैं तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने माला पहना के उनका स्वागत करते हैं, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आजादी की लड़ाई लड़के आए हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये होगी कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा लोफर होगा, जो जितना बड़ा मवाली होगा, जो जितना बड़ा बलात्कारी होगा, जो जितना बड़ा हत्यारा होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा पद मिलेगा। एक नई संस्कृति डेवलप करी है, उसी का नतीजा जहांगीरपुरी, उसी का नतीजा
देश के कम्युनल वायलेंस है। और मैं ये कह रहा हूँ, और राघव चड्ढा ने भी कहा, आतिशी ने भी कहा, मनीष जी ने भी कहा, मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इस देश में शांति स्थापित करनी है, इस देश में आपसी भाईचारा बना के रखना है, तो सबसे पहला बुलडोजर चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ठीक है कपिल, ठीक है, शांति हो जाएगी। ठीक है सर, सवाल इस बात को लेकर है कपिश जी कि क्या बुलडोजर से ही अब कार्रवाई होगी क्या? सपा विधायक शर्जील इमाम का पेट्रोल पंप भी ढहा दिया गया, और जो हालात, जो सिचुएशन फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और फिर राजधानी दिल्ली तक दिखाई दे रही है, वो तो यही बता रही है कि अब बुलडोजर ही चला करेगा सर। देश के साथ ये स्थिति बनी जब हमारा कत्ल ही हमारा मुख्य था, और इनको विधि में या रूल ऑफ लॉ में कोई विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये तो शुरू से मन से पाले हुए थे और इन्होंने कहा कि हम देश का संविधान बदल देंगे, देश का तिरंगा झंडा इनको पसंद नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि कानून ये ना लागू कर सकते हैं और ना कानून के हद में रह करके कोई काम कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रक्रिया होती है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर कहा कि रोहिंग्या मुसलमान आए और यहाँ बसे और उन्होंने अवैध कॉलोनियां बनाई है या ये किया वो किया, मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत सरकार 2014 से लेके 2022 तक कौन चला रहा है, और ये किसी प्रदेश से आए हैं या किसी देश का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं? और अगर किसी देश का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार चला रही है कि सुरक्षा का जो हमारी एजेंसीज हैं उनको उन्होंने ढील दे रखी है, क्या कर रखा है? आखिर ये इन्हें बताइए कि कौन बेड़ियां डाल के रखा है हमारी सुरक्षा एजेंसियों में? वरना हमारी जो सेना है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो बहुत मजबूत हैं। अगर इन्होंने अपने लाभ के लिए इस तरह की चीजें ना करें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी वही है कि दोनों में फूट डालो उसके बाद राज करो, तो उस पर ये करते हैं। मैं तो एक बात पूछता हूँ कि भाई अगर कोई अवैध निर्माण हो गया तो अचानक तो हुआ नहीं, और अवैध हुआ कि नहीं है अवैध, इसका निर्णय अगर सरकार करेगी तो जुडिशरी को खत्म कर दीजिए। जुडिशरी की इस देश को क्या आवश्यकता है? ठीक है, जुडिशरी की इस देश को क्या आवश्यकता है महेश जी? अगर सारे निर्णय सरकार को ही करने हैं और बुलडोजर को ही चलना है तो फिर कानून की, अदालतों की क्या जरूरत है सर? किसी कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर कोई टीका टिप्पणी की? किसी ने कोई ये कहा कि ये जो बुलडोजर जो गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा रहा है ये ठीक नहीं? इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैर कानूनी अतिक्रमण के लिए बुलडोजर को चाहिए, बुलडोजर चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही जब स्टे किया, कपिल सिब्बल ने जब कहा कांग्रेस की तरफ से, ये बात, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, और आप गलत में डालना चाहते हैं। अगर ये गलत होगा मैं माफी नहीं, गलत होगा नहीं, गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर इस बात को कहा था कि जब ये साबित होता है कि ये अवैध है तब बुलडोजर चलेगा, तब बुलडोजर चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? आपने न्यायिक प्रक्रिया का हनन किया। सब बिना साबित हुए कैसे बुलडोजर चला देंगे? नहीं, तो बिना साबित हुए बुलडोजर कैसे चल जाएगा सर? सिद्धांत को लागू क्यों नहीं किया? मतलब आपने सिद्धांत को क्यों नहीं लागू किया? आपने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को क्यों बनाएंगे और कहेंगे कि अब इसको साबित करें सरकार की? नहीं, कपिल जी कह रहे हैं कि एक दिन में तो सर अवैध निर्माण हो नहीं जाता। वहां पे जो दुकानों को गिराया गया है, जो अवैध अतिक्रमण आप कह रहे थे कि कर रखा है, वो सर सालों सालों से चलती हुई आ रही थी। अब एक दिन में तो हो नहीं गया कि आपने आके एकदम से हटा दिया। दूसरी बात ये, 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होनी थी, 9 बजे से बुलडोजर चलना शुरू हो गया। 11 बजे तक जब तक वो मंदिर के पास आया तब तक जब शुरू हुई और रोक लगा दी गई इस कार्रवाई पर, तब तक आप लोग काफी चीजों को ध्वस्त कर चुके थे। लेकिन क्या सर ये तरीका ठीक है क्या? आप बताइए। अगर फिर दूसरी पार्टियां कह रही कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, ये क्या है? फिर कानून का राज कहाँ है? अदालतें कहाँ है? अगर यही तय होगा, सरकार ही तय करेगी कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये अतिक्रमण है या ये अतिक्रमण नहीं है, तो सर फिर अदालतों का क्या औचित्य है? इस देश में अजीब तरह की संभावनाओं को तलाशा जाता है, अजीब तरह के प्रोपगंडे होते हैं राजनीतिक लाभ के लिए। ये वही दिल्ली है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे दिल्ली भर में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल ऑक्यूपेंसी, इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ सील ड्राइव चली और हाहाकार मचा।
और इनमें से ये इसके लिए कोई अगर जिम्मेवार था तो वो अरविंद केजरीवाल थे, जिनके एक एफिडेविट ना देने से पूरे दिल्ली संकट में पड़ी हुई थी। और उस चीज से बाहर निकलने में लोगों को, कई लोगों ने सुसाइड किया उसमें, और उसमें एक रिलीजन को लेकर कोई बात नहीं हुई। और यहाँ हाहाकार मच रहा है कि एक रिलीजन को लेकर इस देश में ऐसा लग रहा है कि इनके सड़क पे, नाली पे, मस्जिद पे, कहीं भी सब चीज पे इन्हीं का हक है। अब वो जो आप कह रही हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप तो तथ्य पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ये बीच में अगर बोलेंगे तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? और हमारी एंकर ने भी इसी बात को आपसे पूछा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में आपका विश्वास है कि नहीं? अरे अगर क्या कोई निर्माण अवैध है तो सोलिसिटर उसके लिए जनरल, आप उसको नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? बात करेंगे तो मैं थोड़ी उसका डिफेंस करूंगा। नहीं तो आप महेश जी तथ्य पे जवाब नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आप में सुनना चाह रहे हैं। यही चीजें बार बार यही चीजें भी रखी गई है ना सर कोर्ट में, कि नोटिस भी दिया जाता है, बताया जाता है कि हम इस वक्त आएंगे, तोड़ेंगे, बोलने तो दोगे, वो तमाम चीजें नहीं हुई। तो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोलिसिटर जनरल देश के स्पष्ट रूप से ये जानकारी दिए कि 5 बार वहां नोटिस दी गई थी जिस चीज को तोड़ा गया है, और ये प्रमाणिक रूप से कहा गया। दूसरी बात कि वहां पे दिल्ली सरकार के वकील थे, तो झुटलाने की कोशिश क्यों नहीं की है? क्यों नहीं कहे कि ये गलत बात है? और शपथ पत्र देकर अगर कोर्ट के आगे सोलिसिटर जनरल जो है देश का झूठ बोलेगा? अब ये जो सारी चीजें की रही है, एक आदमी, एक धर्म विशेष के लोगों का हमदर्दी कैसे हासिल किया जाए, वो वोट कैसे हासिल किया जाए। शोभा यात्रा अगर निकल रही है तो बजाय एक आदमी भी आपको मिला कि भाई शोभा यात्रा पे पत्थर क्यों मार रहे हो, फूल क्यों नहीं बरसा रहे हो, एक आदमी भी कहने वाला मिला? ये कैसा देश है भाई? ठीक है घनेंद्र जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? वहां पे तो अगर बुलडोजर चला तो वहां ये थोड़ी देखा गया कि हिंदू के दुकान पर चला या मुस्लिम के दुकान पर चला। सर वहां पर तो जिन्होंने अक्रोचमेंट कर रखा था, अवैध निर्माण कर रखा था, उन पर बुलडोजर चला, जैसा कि अभी महेश जी कह रहे थे। और दिल्ली सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनसीडी में, तो महेश जी भी मानेंगे। और ये कोई एनक्रोचमेंट ऐसा नहीं कि 16 तारीख के बाद हुए, 16 अप्रैल के बाद, जिस दिन जहांगीरपुरी का कम्युनल वायलेंस हुआ, 15 साल से इनके नेता, इनके पार्षद, ये सब लोग चोरी कर रहे थे, घूस खा रहे थे, रिश्वत कर लेके इन्होंने लोगों को अवैध निर्माण वहां पे कराया। दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण हटाना, अतिक्रमण हटाना, एनक्रोचमेंट हटाना इलीगल, ये बात एनसीडी की जिम्मेदारी है। 15 साल से इनके पार्षद पैसे ले लेके उनको बताते रहे, और अब 15 साल बाद अचानक इनको रातों रात नींद आती है। सर ये हटाया नहीं हटाया ये एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ध्रुवीकरण की राजनीति इसमें हो रही है, सर ये बताइए क्या वहां पर ये सोच के किया गया कि ये हिंदू की दुकान है तो इसको छोड़ दिया जाए, ये मुस्लिम की दुकान है तो इसको गिरा दिया जाए? नेहा पूरी दिल्ली और पोस्टर नहीं, नेहा जी पोस्टर क्या दिया जा रहा है? मैं सुन लो कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ नेहा, पूरी दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश चले जाओ, आप लाजपत नगर चले जाओ, डिफेंस कॉलोनी चले जाओ, साउथ एक्सटेंशन चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको रोड पे इलीगल एनफोर्समेंट मिलेगा। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया सर? आपकी कितने सालों से सरकार है बताइए ना, आपने कब कहा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी है, कुछ नहीं कर रही। ये खुद पार्षद है, नामित पार्षद, इन्होंने कितना विरोध किया, कितनी चिट्ठी लिखी, इनसे पूछिए। अरे सुन तो लो, आप तो हाउस में नहीं हो ना, हमें पता है ना, रोज हाउस में लड़ाई लड़ते हैं आपके मेयर से, रोज हाउस में लड़ाई लड़ते हैं आपके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से। ये दिल्ली को आपने कूड़ा कर दिया। दिल्ली में आपने देखो अभी एक कूड़ा पे आ गए, जगह आपने इलीगल इन्फोर्समेंट। इस बात का जवाब नहीं देंगे जो आप पूछ रहे हो। लेंटर माफिया, हिंदू का भी टूटा, मुसलमान का भी टूटा, जो गैर कानूनी था उसको तोड़ा गया, उसमें बुलडोजर चला। अरे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी हो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे ये बताइए ना सर, आपने कब विरोध किया? अगर कार्रवाई रुकवाता है और 2 हफ्ते के लिए कार्रवाई रुकवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके जो स्टैंडिंग काउंसिल है तुषार मेहता जाते हैं और तुषार मेहता कहते हैं कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ पे महेश वर्मा कह रहे, अरे यार ये क्या बताओ, जहांगीरपुरी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा इस व्यक्ति के ऊपर। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल में आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ, एफिडेविट दे गए हैं तुषार कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं यार। देखिए कोर्ट पे टिप्पणी मत करिए प्लीज घनेंद्र जी, आप कोर्ट पे टिप्पणी मत करिए, कोई भी
कोर्ट में मैं टिप्पणी कह- मत करिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुषार मेहता एफिडेविट देके आए हैं और ये कह के आए हैं कि हमने किसी को नोटिस नहीं दिया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने नोटिस दिया, तुषार मेहता कहते हैं कि हमने कोई नोटिस सर्व नहीं करा। पढ़ के आया करो घनेंद्र जी। ठीक है अरे मैं कपीश कह जी, रहा हूँ- कपीश जी ये क्या मजबूरी हो गई थी क्या अखिलेश यादव की? क्योंकि बताया जा रहा है, आप लोग बार बार इस बात को कहते रहे कि देखिए हिंदू मुस्लिम किया, वोटों में भी हिंदू मुस्लिम किया, और जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तब भी उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। जो जहांगीरपुरी में हुआ, जो वहां पर दंगा कराने की कोशिश हुई या फिर दंगा वहां पर कुछ हद तक हुआ, और जिस तरह से वहां पर बुलडोजर चला, ये तो कुछ नेताओं की नाराजगी हो गई थी, मुस्लिम नेताओं की, जिसके बाद अब अखिलेश यादव को खुलकर सामने आना पड़ा। ऐसा है क्या, एक मजबूरी हो गई थी क्या? नेहा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी मुद्दे को समझना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें अपना प्रवेश लेना चाहिए। हम लोगों ने इसीलिए 5 लोगों की कमेटी बना करके दिल्ली भेजा है, और इसीलिए भेजा है कि वहां किसी के हक और हुकूक के साथ किसने नाइंसाफी की है, हम उस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होंगे। और आपने खुद इस बात को देखा कि बरेली में हमारे जो विधायक के साथ जिस तरीके से किया गया, या जिस तरीके से शाहजहांपुर में हमारे विधायक के पुत्रवधू के साथ किया गया, क्या ये नाइंसाफी स्पष्ट से झलकती नहीं है? और मैं दूसरी बात एक बात कहता हूँ कि हमारे मित्र बैठे हैं, बहुत सुप्रीम कोर्ट की दलील दे रहे हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि किस एक्ट के किस प्रावधान में, किस धारा के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि कोई अवैध निर्माण जब साबित होने से पहले ही उसको सरकार ध्वस्त कर देगी? अगर किसी भी एक्ट के किसी धारा में लिखा हो तो जरा मुझे बता दीजिए। ये कोर्ट के आदेश के बिना आप कैसे बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं? क्या ये सरकार स्वयं अदालत हो गई है? क्या इसके देश के संविधान और देश के विद्यमान्यता रहती हुई विधियां जो संविधान से अपने गिरदाम कर लेती हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है? अगर आपको विश्वास है तो आप सिस्टम के साथ खड़े हुए, आप सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई क्यों करना चाहिए? नहीं, ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कई जो नेता हैं उनकी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अन्याय किसी के भी खिलाफ हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता के खिलाफ बिना किसी कार्रवाई के अगर किया जाएगा, बिना किसी चिट्ठी पत्री के किया जाएगा, बिना न्याय को देखे हुए किया जाएगा, तो हम उसके साथ भी खड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्हीं के साथ खड़े। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जाइए कोर्ट जाइए, अगर हमने किसी के खिलाफ प्रतिनिधि है, अगर उसने आपकी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया और एक बयानात आपके विरुद्ध जारी कर दिया, तो आप बुलडोजर आप बताइए ना कि किस एक्ट में चलाए? आपको कौन से एक्ट की कौन सी धारा कहती है? किस कोर्ट ने आपको परमिशन दिया था ये ध्वस्त? ठीक है महेश जी बताइए। श्रीमान, दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को पढ़िए, इसने कहा था कि अवैध निर्माण। ये कह रहे कौन से एक्ट के तहत, कौन सी धारा के तहत आपने गिरा दिया? नेहा जी, आप लोग ठीक नाम बताइए, सेक्शन बताइए। ठीक है, ठीक, सुन लेते हैं। मैं इस चीज को समझता हूँ वैसा। ठीक है, सुन लेते हैं महेश जी। दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश पर पूरे दिल्ली में ये जो ड्राइव है उसके तहत जो है जहांगीरपुरी के अलावा पूरे दिल्ली में ये नोटिस दिया गया है और डेमोलिशन ऑर्डर निकला हुआ है, जिसको यथास्थिति के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो ये बवाल छीले जा रहा है कि ये मुसलमानों का के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ जो है आपको बताऊं 9 हिंदुओं का जो दुकान थी वो सड़क पे थी और 3 मुसलमानों की थी, और इन्होंने पूरा उसका मुस्लिमीकरण कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में तुष्टीकरण कौन कर रहा है? ये डिवाइड एंड रूल की बात कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यहाँ तो बात गैर कानूनी एक्ट की है। आप कहाँ आप मुझे ये बताइए कि आपने गैर कानूनी एक्ट किया है। एक भी नेहा अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली के आदेश में, दिल्ली के हाईकोर्ट के आदेश में जो है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, और यथास्थिति अगर बनाए रखने का आदेश है तो आपने बुलडोजर किस धारा के साथ चला दिया? कहीं भी हो ये इस तरह से पत्थर मारना। नेहा जी पूछिए इनसे, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। इसमें क्या हिंदुओं को कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? सिर्फ अनुसार चलेगा। ठीक है, मस्जिद में चलेंगे। श्रीवास्तव भी तो हिंदू ही है और धर्मेंद्र भारद्वाज भी है, अरविंद केजरीवाल भी है, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? ठीक है, कपिल जी कह रहे हैं एक तरफ यथास्थिति बनाए रखने की बात कोर्ट ने की है, आप लोग कह रहे हैं हम तो बुलडोजर चलाएंगे जी। आज पत्र भी लिख दिया आदेश गुप्ता ने।
बिल्कुल चलेगा, 100%। मतलब कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं आप, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ जहांगीरपुरी के मामले में कोर्ट ने ये यथास्थिति की बात करी है, पूरे दिल्ली के बारे में नहीं करी है। ये प्रोपगंडा है, ये दुष्प्रचार है। और अगर इस तरह से बात कही जा रही है तो दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है जिसके आदेश के तहत जो है एमसीडी को पूरे दिल्ली में ये अभियान चलाना था। दिल्ली सरकार क्यों झूठ बोल रही है? ये केजरीवाल क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसके नेता क्यों झूठ बोल रहे हैं? ठीक है घनेंद्र जी, क्या इसीलिए चुनाव में देरी की जा रही है क्या? लेकिन निश्चित तौर पर नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि वो चुनाव हारे, तब तक वो देश में सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, क्योंकि दंगों का फायदा अगर किसी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। और एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। सर क्यों ये नैरेटिव बना हुआ है कि दंगों का फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है, दंगे करवाती है तो भारतीय जनता पार्टी कराती है? देश में जब जब दंगे हुए, आप 1947 के बाद जितने देश में सांप्रदायिक दंगे हुए उन सब में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि देश को एक रिलीजन के नाम पे एक और पार्टीशन वो चाहते हैं, एक डिवीजन चाहते हैं। ऐसा आरएसएस का एक और एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इसी दिशा में काम करती रहती है। आप देख लीजिए 1947 के बाद देश में जितने दंगे हुए हैं, अगर आप उनकी चाह में जाओगे और दंगों का भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम देखिए कि जो दंगे करवाते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाती है। प्रज्ञा ठाकुर का एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट में प्राइम एक्यूज थी और प्रज्ञा ठाकुर अभी कोर्ट में उसका चल रहा है, कन्विक्शन उसकी ड्यू है, लेकिन उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे देती है। मुख्यमंत्री के घर में जो गुंडे घुसते हैं, जो वहां पे आक्रमण करते हैं, बूम बैरियर तोड़ते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, उनके घर पे आक्रमण करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष हार पहनाते हैं। अब एक नई संस्कृति पैदा होगी कि जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जितना बड़ा लोफर होगा, मवाली होगा, बलात्कारी होगा, हत्यारा होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा पद मिलेगा। एक नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने सेटअप करा है। एक मैंने कहा है कि दो तरीके की स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। एक अरविंद केजरीवाल की स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें ईमानदारी की बात होती है, कट्टर देशभक्ति की बात होती है, जिसमें राष्ट्र के नव निर्माण की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। एक भारतीय जनता पार्टी का स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें क्राइटेरिया ये ठीक है। महेश वर्मा जी, कितने बड़े बलात्कार, मैं आती हूँ सर दोबारा। महेश जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कितने बड़े गुंडे हो। महेश जी, क्या आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं? ये साफ तौर पे आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि गुंडाई और लफंगाई की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब भी दंगे होते हैं तो पीछे नाम भारतीय जनता पार्टी का आ जाता है। बताओ यार, ये मतलब ये किसके मुंह से हम ये बात सुन रहे हैं? जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को मार मार के अपने घर पे बुला के अरविंद केजरीवाल जी ने, एक मुख्यमंत्री ने इस देश में ऐसे शर्मसार किया कि अपने घर पे बुलाया, उसको चाय पिलाया और अमानुल्लाह खां और तमाम अपने एमएलए से उसके छाती पे चढ़ चढ़ के उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। राजनिवास में घुस के उसको कब्जा करके कई दिन तक वहां ये रहे। ये अराजक तत्व। इनका एक मित्र जो है, परम मित्र, जो इनके साथ फाउंडर मेंबर रहा है, वो कह रहा है कि ये तो अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, ये सेनाओं को इसके ऊपर सवाल खड़े करने वाले। ये तमाम तरह की इनकी अपराध, हर बार जो अपराध करते हैं और हर अपराध के बारे में इनकी यही दलील होती है जो अभी गणेश जी दे रहे हैं। धनेंद्र जी को ये सोचना चाहिए कि इनका जब पहली बार सरकार बना तो एक जितेंद्र तोमर था, वो फर्जी निकला, जिसको अरविंद केजरीवाल ने जो है ना उससे पहले सर्वे में पता नहीं क्या क्या कह के उसको चुनाव लड़ाया। उसके बाद इनके कम से कम 2 दर्जन एमएलए महिलाओं के यौन उत्पीड़न में, पैसे खोरी में, रिश्वतखोरी में, इनके 4 मंत्री थे जिनको केजरीवाल ने तो कह रहे हैं कि 1947 के बाद से जितने भी दंगे हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी का हाथ निकला। आप लोग ये दंगे कराते हैं, गुंडई की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। 2 सांसद हमारे बने कब? 2 सांसदों की हमारी पार्टी 1984 में बनी। तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? अब ये झूठ बोल बोल के, प्रोपगंडा करके, दुष्प्रचार करके, दंगों के गंगा में हाथ धोने का ये जो काम किया जा रहा है और हर एक दंगों का दंगल का हर एक वो अंगल ये खगालने के चक्कर में, ठीक है। ये जो है ये कारीगुजारी और इनकी बाजीगरी जो है ये देश देख रहा है। और आपको एक बात बताऊं नेहा जी, कि ये जिस तरह से अभी कुमार विश्वास और भी तमाम नेताओं के घर पे अलका लंबा, पंजाब पुलिस जो है उनके घरों में घुसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में इनको पुलिस क्या मिल गई, ये तो पूरे देश में जो है हल्का मचा देंगे।
ठीक है, क्या मतलब बनता ठीक है कपिश जी, कानून यहाँ भारतीय शर्मसार जनता हो रही है, पार्टी पे संविधान गुंडई है। और लफंडई के आरोप लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किस तरह से एक नैरेटिव सेट करते रहे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो फिर क्राइम हाथ से निकल जाएगा, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये खुद ही अपने अंदर निहारते नहीं है अपने आप को। अगर निहार लेते तो शायद ये बात नहीं करते। अभी इसी गवर्नमेंट के अंदर इनके जितने विधायक आए हुए हैं उसमें से 50% के ऊपर संज्ञेय मामले, और डिप्टी मुख्यमंत्री आपने जिनको आदरणीय को बना रखा है, उनके ऊपर क्या अपहरण के नहीं है, मोहम्मद गौस की हत्या का मामला नहीं है, या गौ तस्करी के मामले नहीं है उनके ऊपर, या क्या अभी लेटेस्ट 419 भी 67 68 71 का मामला है जिसपे कि 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और ये जो कहती है वो करती नहीं। तो ये सीधा सीधा इनका स्वरूप समझे। और भारतीय जनता पार्टी अभी एमएलसी के चुनाव में देखिए ब्रजेश सिंह की पत्नी को बनारस से जितवाई है। धनंजय सिंह जो इनामी बदमाश है उसको जो है क्रिकेट खिलाते हैं सामने, जो इनामी घोषित है। तो ब्रजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, धनंजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके ही विधायक ने 80 लिस्ट एक विशेष जाति के जो कि योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पर किसी पे 80 मुकदमे, किसी पे 100 मुकदमे। आपने ब्रजेश सिंह को एमएलसी बना रखा था, मुझे राइट और दाऊद इब्राहिम के शूटर रहे हैं। जी। तो इनको ये सोचना चाहिए ना कि ये बात सही है कि नहीं है। और आप पहले आत्मावलोकन कीजिए कि आप कहां पर खड़े हैं। बृजभूषण सिंह को लेकर के आप कहां पर खड़े हैं। तो ये तो अपने अंदर आत्मावलोकन करेंगे नहीं, ये शार्प शूटर रखेंगे अपने पास दाऊद इब्राहिम के ग्रुप तो ये भी तो सर आप लोगों पे सवाल खड़े करते हैं। नाहिद हसन को आप रखेंगे, शर्जील इस्लाम को आप रखेंगे, आजम खान को आप रखेंगे, ये भी तो सर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए नेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहली चीज बताइए कि मुल्क में जो जनप्रतिनिधि हमारे आजम खान साहब हैं, बकरी चोरी, 8 बार के विधायक बकरी चोरी, 3 बार के सांसद बकरी चोरी, अरे सुने भाई साहब, भैंस चोरी, और क्या पुस्तक चोरी, जिसने तामील किया एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय, उसको कैसे कब्जा। अरे अपने लिए उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया है कि वहां पे पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनवाया, जिन पे आप करते चले आ रहे हैं। और आपने 1 मिनट में 70 मुकदमे लाद दिए। आवाज तो वहीं से उठी ना, वो लोग कह रहे हैं जिनकी जमीन ली उनको मुआवजा नहीं दिया, जिनकी जमीन ली उनको पैसे नहीं दिए, ऐसे ही भगा दिया गया। वहाँ गुंडागर्दी दिखाई गई आजम खान की तरफ से। नेहा जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि कैबिनेट की संस्तुति पर उसके लिए जमीन दी गई। मुआवजा अगर नहीं दिया, अगर ऐसा ये कहते हैं तो जाए जेवर एयरपोर्ट पे बात कर लेना। 3000 किसान तो बैठे हुए मोदी सरकार के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ, क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं ये लोग तो जीत लिया से इन्होंने। मैं तो सीधी किसान बैठे तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। कैसे जीत गए पश्चिम यूपी सर? पूरे यूपी जीत गए सर। एक सरकार ने पास किया और उसके तहत वो जमीन ली गई एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए, तो उसमें किसी व्यक्ति को आप पर्सनल कैसे बना सकते हैं? अभी ये बात समझने की है। जेवर एयरपोर्ट पे इन्होंने 3000 किसानों को आज भी बैठा रखा है, उनकी जमीनें ले लिया, मुआवजा नहीं दिया है, तो क्या मोदी जी और योगी जी भी जाएंगे जेल? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने आजम खान साहब के लिए बनाया है तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वही बात होगी। सबके नियम कानून अलग होंगे क्या महेश जी? 156(3) के अंतर्गत कार्रवाई लंबित हुई मोदी जी के खिलाफ। ये तो क्यों मुझे लग रहा है कि एक जज साहब को बैठा लिया गया था। झूठ और फ्रेब की बात कह के कि पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत बात है। आजमगढ़ के आतंकवादी का संबंध किससे था? भारत माता को डैन करने वाले को मसीहा किसने घोषित किया? उस आजम खान को, जिसको डैन ने को भारत माता को डैन कहा था, उस आदमी को मसीहा किसने बनाया? सरयू नदी में लाखों हिंदुओं का लाश किसने बहाया? सवाल ये है कि अब ऐसे लोग जब अपने आप को मुल्ला महेश जी ऐसे नहीं बोलेंगे तो मैं आप ये बताएं कि किस आतंकवादी से, किसके संबंध से? दूसरा कि अंडरवर्ल्ड के पैसे से चुनाव नहीं, आपका आरोप आपने लगाया, नाम लेना पड़ेगा। जिसने नाम लीजिए किसके साथ से कि भाई इस देश में हिंदुओं का सामान जो है देखिए नेहा जी, हम खुद पैदा कर रहे हैं और दुनिया को आरोपी बताते हैं। कौन था? ठीक है
बताइए ना, ये देश में सवाल का जवाब दे दीजिए महेश जी। कपिश जी पूछ रहे हैं कौन से आतंकवादी के साथ किसका संपर्क था, कौन किससे मिला? अरे भाई, जो गुजरात में कन्विक्टेड हुए, जिनको फांसी की सजा हुई, वो सपा के ही तो कार्यकर्ता थे जो आजमगढ़ से थे। उसको अखिलेश ने कुछ ने बोला भी नहीं, और किससे संपर्क शादी कर लिया, और जिससे संपर्क संबंध से उसकी चीजों को उसके परिवार के लोगों का नहीं, फिर वो तो पाक साफ हो जाते हैं ना। अगर किसी रेप केस में किसी विधायक सपा के नेता का नाम आ जाता है, उसके बेटे का नाम आ जाता है, तो बोलते हैं ये तो हमारे पार्टी से नहीं है, वो तो पहले ही निकाल दिया था हमने। ऐसे ही उसमें भी बोलते हैं कि जी ये तो हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था। आजम खान जो भारत माता को डायन बोलता है, आप और हम सुनने के बाद भी ऐसे आदमी की चेहरा देखना पसंद करेंगे? हम अगर सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे आदमी को जो है ना, को नसीहत देना चाहिए, इसको पनिशमेंट देना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं बकरी चोर, वो उससे भी घटिया अगर कोई दर्जा दिया जा सकता है तो उस आदमी को देना चाहिए। और उसने वो जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसने पूरी, लेकिन सर आप लोग चाहे कोई भी नाम दें, लेकिन वहाँ की जनता तो नाम नहीं दे रही है ना, उनको इनाम दे रही है सर। क्यों नहीं दे रही है? इनाम दे रही है सर। क्या इनाम दे रही है? आप उसको इनाम कहिएगा। क्या कहेंगे बताइए? वो एक क्या है, वहाँ पे एक भ्रम पैदा किया जाता है कि आजम खान तुम्हारे रहनुमा है एक छोटे से एरिया में। तो आप वो भ्रम नहीं तोड़ पा रहे हैं सर ना। हम भ्रम कैसे तोड़े जहाँ 70% 80% भ्रम कैसे हम हिंदुओं, तो इसी बात की हमें एक आ जाता है हम हिंदुओं की पार्टी है, हम हिंदुओं के लिए सिर्फ हनुमान आप हिंदुओं की पार्टी नहीं है, आप हिंदुओं की कहाँ पार्टी है? कहेंगे आप न पिछड़े को हिंदू में मानते हैं, न दलितों को हिंदू में मानते हैं, और आप उनको लाभार्थी बना करके उनका लाभ लेते हैं। आप उनको हिंदू बना करके लाभ नहीं लेते। आप तो हिंदुत्व विरोधी है, आप हिंदुओं के विरोधी हैं, आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं। या वो नाई धसन हो, इस देश में जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको अभी ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, स्पष्ट सुप्रीम ठीक कोर्ट है। कहता कौन है हिंदुओं कि का हम विरोधी है, कौन हिंदुओं का हितैषी है सर, ये जो है ये जाहिर तौर पर सोचने का विषय है और जनता को सोचने दीजिए इसके बारे में। लेकिन गणेंद्र जी, अतिक्रमण के विरोध में जब हम कहते हैं कि अतिक्रमण आज से नहीं हुआ, अतिक्रमण लगातार हो रहा है, और राजधानी दिल्ली में तो जगह जगह पे अतिक्रमण की चीजें देखने के लिए मिल रही है, अतिक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। सरकारी जमीन पर जब अतिक्रमण होता है तो आम आदमी पार्टी बाकी चीजों पे तो सड़क से लेकर कहीं ना कहीं जो अपने विधानसभा तक जो है हंगामा करती है, बाकी सब चीजें उठाती है, मुद्दे उठाती है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती है। जब अतिक्रमण की बात आप करते हैं और ये कहते हैं कि एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो फिर क्यों सड़क पर ये आवाज नहीं सुनाई देती? क्यों इसके खिलाफ आप लोग एकजुट नहीं होते सर? हाँ है ना, देखिए नहीं सकते हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। बता रहा हूँ मैं जी सुन लीजिए। देखिए नेहा जी, लगातार पिछले 5 सालों से 7 सालों से जब से एमसीडी में आए हैं, हमारी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की मिस गवर्नेंस एमसीडी में 15 सालों से है। हम एक उदाहरण दीजिए सर। ये करप्शन तो आप जब भी कह रहे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित के जो तमाम घोटाले हैं उनको उजागर कर देंगे। कौन सा घोटाला उजागर हुआ सर? एक भी नहीं। सुन तो लीजिए नेहा। अरे महेश जी सुन लो यार। नेहा जी देखिए, हमारे पास दिल्ली सरकार के पास एक हमारे पास एसीबी होती थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भी जैसे हमने 2015 में शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा करा, हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा करा, हमने वीरप्पा मोइली के खिलाफ जो उस टाइम तेल मंत्री थे उनके खिलाफ हमने जब मुकदमा करा, तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब पुलिस कर रही है, हमसे एसीबी छीन लिया। अब हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन इंजन नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है महेश जी, हमें एसीबी दिलवा दो। मैं आपको वायदा करता हूँ नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सब चोरों को जिन्होंने आज तक पहले कह रहे थे हमें दिल्ली की सल्तनत दिला दो, आपको दिल्ली सौंप दी, फिर अब कह रहे हैं हमें पुलिस दिला दो, हमें एसीबी दिला दो। इन्वेस्टिगेशन इंजन नहीं है हमारे पास। नहीं इंक्लूडिंग सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को तो अभी अरेस्ट होने के लिए तैयार रहो। भारतीय जनता पार्टी के पास है, एसपी हमारी थी वो भी इन्होंने छीन ली। और सीबीआई जो है, जहाँ इतने संगीन आरोप हैं देश के पैसे साइफन करने का। विपक्षी पार्टी कहती है राज्यपाल से लड़ने के अलावा आम आदमी पार्टी करती क्या है? अरे हमें दिलवा दो ना, हमारे पास है ही नहीं।
हमारे तो सारी पावर सुप्रीम कोर्ट ने कहते विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट ने आपके अधिकार तय कर दिए ना। लैंड पुलिस और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है गवर्नर बनने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो गवर्नर हाउस पे कब्जा करेगा। पार्लियामेंट से नए एक्ट बनवा ये कानून है, यही संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। डरपोक क्या तरीका है? लोगों का अपने पीएस के लिए राजेंद्र कुमार के लिए धनेंद्र जी, ये भी आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आधार कार्ड देकर आप अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है भारतीय जनता पार्टी को तो उसका फायदा मिलेगा नहीं। लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी। कौन तय करेगा सर? ये कौन तय करेगा? अरे देश के लोग कह रहे हैं। सर देश के लोगों ने तो दोबारा सरकार बना दी ना। सारे गुंडे, मवाली, लफंगई, सारे बलात्कारी, सारे हत्यारी भारतीय जनता पार्टी के नेता। जो जितना बड़ा दंगाई होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को उसे बड़ा पद मिलेगा। एक कौवा था, वो शराब दे रहा था गाँव में कि जाओ तुम लोग हमें पानी नहीं दोगे तो तुम लोग हमारे तरह काले हो जाओगे। वैसे ही ये घनेंद्र जी बोल रहे हैं कि जाओ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं सुनी। जो गुंडे अरविंद केजरीवाल के घर पे आक्रमण करते हैं। यार काय करने की बात छोड़ो यार, तरीके से कोई जो सवाल कह रही है उसका जवाब दो। अरे जवाब तो दे रहा हूँ भैया, ये तो जवाब है। चल एक दूसरे पर सभी आरोप लगाते हैं कि ये गुंडे की पार्टी है और अपने आप को पाक साफ बताते हैं, बीजेपी नहीं है। जाहिर तौर पर जनता को ये डिसाइड करना है कि उसे किसे आगे सत्ता सौंपनी है और किसे नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, लोकतंत्र में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।